हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो आप नोट्स देखने वाले हैं ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, यानी कि मैंने खुद इनको जो है बनाया हुआ है। तो आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे प्रभावी ढंग से मिलेंगे, सही मिलेंगे और हिंदी में रिटन फॉर्म में आपको मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ताकि थोड़ा सा होता है ना कि आपको थोड़ा लग जाए कि हाँ, अगर मैंने इनको यूज़ किया हुआ है, मैंने इनको बनाया है, मैंने इनको लिखा है पेपर में जाके, तो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा ये। और सही होता है ना, कन्फर्मेशन से हो जाती है कि हाँ, क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, ये जो नोट्स हैं बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो मैंने इनको बनाया है, तो मैं अपने जो नोट्स है वही आपको PDF फॉर्म में जो है शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करें तो आता है कि मानव जीवन में वृद्धि एवं विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑफकोर्स जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा जो एक ह्यूमन लाइफ होती है उसमें ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। माँ के गर्भ में जीवन की शुरुआत से ही मनुष्य की वृद्धि और विकास कई तरह के कारकों से प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है कि जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तभी से उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और उसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, तो आपने अभिमन्यु जो है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा महाभारत में, जिन्होंने माँ के जो कोख है, माँ के जो गर्भ है उसमें ही उन्होंने आधी जो स्टोरी थी वो सुन ली थी। तो जब मैंने मेरी टीचर्स थी तो उन्होंने खुद इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था, तो मुझे तो लगा कि हम ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो हमारा ग्रोथ यानी कि हमारा शरीर तो गर्भ में बढ़ता ही है, बाकी और जो छोटी मोटी जो अपनी डेवलपमेंट होती है वो भी हमारी गर्भ में ही माँ के स्टार्ट हो जाती है। वृद्धि और विकास से प्रभावित कारक मोटे तौर पर आंतरिक और बाहरी कारकों में श्रेणियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो हम बात करने वाले हैं इनको हम आंतरिक कारक यानी कि हमारे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू में यहाँ पे जो है आपको समझाने वाली हूँ कि कौन कौन से कारक हैं जो कि आपको आपकी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आंतरिक कारक की बात करी है कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं वो किस तरह से हमारी जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अनुवांशिकता का जो कारक होता है, हेरिडिटी की हम लोग बात करें। दूसरा है जैविक यानी कि जो बायोलॉजिकल और संवैधानिक जो कारक होते हैं, बुद्धि यानी कि हमारे जो इंटेलिजेंस होते हैं। एंड फोर्थ है हमारा भावनात्मक यानी कि इमोशनल फैक्टर। तो ये जो 4 फैक्टर आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, ये इंटरनल फैक्टर हैं जो एक बच्चे के या व्यक्ति के जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम अनुवांशिकता की बात करते हैं। तो माता के गर्भ में गर्भाधान के समय अनुवांशिक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब ये है कि माँ के गर्भ में ही जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। अनुवांशिकता कारक योगदान में शामिल है जैसे कि जीवन और गुणसूत्र के रूप में अपने तत्काल माता पिता से संतान को क्या स्थानांतरित किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एक जो औरत और मर्द के जो गुणसूत्र होते हैं उनके थ्रू बच्चे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि ऊंचाई, वजन, आँखों और त्वचा का रंग, बालों की विशेषताएं, ये सभी जो है ना ये वंशानुगत प्रभाव से तय होती हैं। आपने कई बार बहुत बार देखा होगा बच्चे की आंखों का जो कलर होता है वो पेरेंट्स पे गया होता है या फिर उसके दादा पे गया हुआ होता है, या उनके कलर देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं। शारीरिक संरचना की आप छोटी हाइट के हो या फिर बहुत लंबी हाइट के हो या मीडियम ही रहे हो तो आपके पेरेंट्स से भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपका जो पिता हैं वो छोटी हाइट के हो सकते हैं, बौने हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है वो काफ़ी लंबी हाइट का हो सकता है। हमेशा ही ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है ना। और तंत्रिका तंत्र किसी भी संवैधानिक संरचना, शरीर के रसायन विज्ञान और शारीरिक विकास से संबंधित अन्य चीज़ें काफ़ी हद तक जो है आपकी आनुवंशिक कारकों द्वारा ही तय की जाती हैं। दूसरा है जैविक या संवैधानिक कारक की हम बात करते हैं। एक बच्चे की संवैधानिक संरचना, दैहिक संरचना, काया और शरीर का रसायन जीवन भर उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है कि बच्चे की जो एक फिजिकल फीचर होता है, बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका रंग काला है या गोरा है, तो वो भी जो है माँ या फादर जो है उसके हेरिडिटी के थ्रू जो है आप में आ सकता है। इसे निम्न प्रकार से कायम रखा जा सकता है। पहला है
एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है या कोई आंतरिक विकृति है, यानी कि कोई अंदरूनी उसको डिसेबिलिटी है, उसकी सामान्य बुद्धि और विकास के संदर्भ में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पतला दुबला है और उसकी अंदरूनी तौर पे उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो वो ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस उससे नहीं की जा सकती है, उससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हम। वो आमतौर पर एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होता है जो ना केवल उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें बाधा बन रही है, बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे मानसिक, सामाजिक और भावात्मक में भी उसके विकास को भी प्रभावित कर रही होती है। क्योंकि एक बच्चा बहुत ज़्यादा ही बीमार रहता है, ज़्यादा, क्योंकि कोई भी हो, चाहे बच्चा के एग्जाम्पल हो, तो बहुत ज़्यादा ही वो बीमार रहेगा तो सोशली उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि वो बीमार रहेगा तो घर में पड़ा रहेगा, अपनी फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा, बाहर भी नहीं जा पाएगा, स्कूल खेलने जो भी नहीं जा पाएगा। तो उस प्रकार से, और उसकी मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी हमारी इन्फ्लुएंस हो रही होती है, क्योंकि आप मेंटली बिल्कुल ही डिसेबल ही हो जाते हो पूरी तरह से, मैं कहूँ तो, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कहीं ना कहीं हो जाती है। आप थोड़ा सा डिप्रेशन, परेशान फील करने लग जाते हो कि मैं बीमार ही क्यों रहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं जा नहीं पाता हूँ। तो ये चीज़ भी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट से बाकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो भी इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर है शरीर की गति को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र संज्ञानात्मक क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ऑफ कोर्स हमारे शरीर की जो गति है, उसकी जो स्पीड है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उस पर भी प्रभावित करती है। अगर आपका जो तंत्रिका तंत्र ठीक नहीं है तो आपका खाना ढंग से नहीं पचेगा, आप ढंग से शरीर का यूज जो है वो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं। इसमें है सीखने, समायोजित करने और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में बुद्धिमत्ता का बच्चे के समग्र विकास और वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे के सामाजिक व्यवहार, नैतिक निर्णय और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। ऐसा कहा जा सकता है या कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा जो इंटेलिजेंट कोई भी बच्चा है, बच्ची है या अडल्ट हो रहा है कोई भी है, तो वो बहुत अच्छे से अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में किस तरह हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कौन से इमोशन को शो करना है। तो उन्हें अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस करना आता है और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के साथ अच्छी तरह से चलता पाया जाता है। इस प्रकार एक बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषाई विकास उसकी वृद्धि के स्तर से बहुत प्रभावित और नियंत्रित होता रहता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है भावनात्मक कारक की हम लोग बात करते हैं। तो जो इमोशनल फैक्टर है, जैसे कि भावनात्मक समायोजन, परिपक्वता, किसी व्यक्ति के समग्र विकास और वृद्धि को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर आप इमोशनली ठीक नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करेंगे। कई बार किसी का जो बिहेव है इमोशनली बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बिल्कुल शांत होता है, तो उसके थ्रू जो है आपकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो भी आपकी प्रभावित हो सकती है। अगर आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, हम एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो आपसे कोई मिलना भी नहीं चाहेगा, कोई बात भी नहीं करना चाहेगा, तो वहाँ पे आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित हो रही होती है। और वैसे भी अगर मेंटली की हम लोग बात करें तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, तो वो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ही बुरा जो है प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें लिखा भी है कि एक बच्चा जो भय, क्रोध, ईर्ष्या यानी कि जेलिसी, जो क्रोध होता है आदि नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत पाया जाता है, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका सामाजिक, उसका कॉग्निटिव और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उस पर जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ने लग जाता है। हो गया। तो ये जो हमने अभी तक करे हैं ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि हमारी ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला जो इसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिखा है कि व्यक्ति के बाहर उसके वातावरण में पड़े कारकों को वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक जो है उनको कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? तो पहला है गर्भ अवस्था के दौरान। ठीक है, अब ये हमारा इंटरनल में नहीं आएगा, ये जो गर्भ अवस्था के दौरान है ये हमारा बाहरी फैक्टर ही इसको हम रखते हैं, इसको एक्सटर्नल जो है उसमें नहीं रखेंगे। तो उसमें लिखा है कि अपने जन्म तक गर्भधारण के समय से राशि और पोषण उपलब्धता की गुणवत्ता माँ के पेट में
बच्चे के विकास और वृद्धि के पहलुओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बच्चा जब गर्भ में होता है माँ के, तो माँ का जो खाना पीना है वो कैसा है, वो बच्चे के पोषण को प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर जो माँ है शराब मदिरा वगैरह का सेवन करती हैं या तली चीज़ें जो खाती हैं जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो उसका सीधा सा जो प्रभाव है वो बच्चे पर ही पड़ता है। ठीक है, तो गर्भ अवस्था के दौरान इसमें आया है कि गर्भ अवस्था के दौरान जो है किस तरह से एक जो माँ है उसको अपने रूटीन को बदलना ही होगा। क्योंकि आप पहले अगर बच्चा नहीं कंसीव करते हो तो आपका जो खाने पीने का, डेली सोने पीने का सारा रूटीन बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है और आपको करना ही पड़ता है। क्योंकि अब आप जो भी खाओगे पियोगे या सोओगे नहीं, स्ट्रेस लोगे, तो उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे पर ही जो है वो पड़ने वाला है। तो गर्भ अवस्था के दौरान माँ को क्या करना चाहिए, गर्भ अवस्था के दौरान माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान माँ का जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिजिकली वो फिट होनी चाहिए, अच्छा खाना पीना उसको मिलना चाहिए, और मेंटली भी उसको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों में से कुछ भी हुआ तो सीधा उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, एकल बच्चे या एकाधिक बच्चे को गर्भ में पोषण मिल रहा है। मतलब होता है कई बार आपके पेट में 2 बच्चे पल रहे होते हैं, चाहे वो ट्विंस हों, ठीक है, तो चाहे लड़का लड़की ट्विंस हो या दोनों ही सेम सेक्स के हों, तो अगर आपके पेट में एक ही बच्चा होगा तो माँ तो एक ही है ना, वो तो अपने पेट के हिसाब से खाना खाएगी ना। तो एक ही बच्चा है तो उसको अच्छे खासे तौर पे पोषण मिल जाएगा। लेकिन माँ के गर्भ में 2 बच्चे हैं तो पोषण जो है वो 2 बच्चों में बट जाता है। तो ये एक फैक्टर प्रभावित करता है कि बच्चों को ढंग से पोषण जो है वो या प्रॉपर नहीं भी मिल पाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन नहीं भी मिल पाता है। ठीक है, फिर है माँ के गर्भ में भ्रूण को मिलने वाले पोषण की गुणवत्ता और मात्रा। जैसे कि मैंने बोला कि आप माँ के पेट में बच्चे को कितना खाना जा रहा है और कितना सही खाना जा रहा है, वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर है सामान्य और असामान्य डिलीवरी। ठीक है, सामान्य का मतलब है कि आप हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, तो अगर उसको सांस लेने में या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इसकी देखभाल करते हैं। लेकिन अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे की घर में डिलीवरी होती है जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। एंड नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु को कोई नुकसान या दुर्घटना, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ कहीं गिर जाती है या कुछ धक्का वक्का उसके पेट को लग जाता है तो फिर बच्चे के ऊपर सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। देन है जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण। अब डिलीवरी के बाद क्या सीन है, तो लिखा है कि एक बच्चा अपने जन्म के बाद अपने पर्यावरण की विभिन्न परिस्थितियों और शक्तियों से जो भी प्राप्त करता है उसकी वृद्धि और विकास से कई तरह से प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है कि एक बच्चा जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में ही रहा है, अचानक से वो बाहर आता है, एक नया जो इन्वायरमेंट है उसको वो अडॉप्ट करता है, तो उसको उसके शरीर को ढलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा चाहे सर्दियों में पैदा हुआ हो चाहे गर्मियों में पैदा हुआ हो, उसको गर्म कंबल में ही रखा जाता है, क्योंकि अभी उसका जो शरीर है वो वातावरण के अकॉर्डिंग ढलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो उसको गर्म कंबल में ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और रखते भी हैं। चाहे गर्मी जून के महीने में क्यों ना बच्चा हुआ हो, उसको पंखे में, AC में बिल्कुल नहीं रखते, उसको गर्म कंबल में ही उसको रखा जाता है। ठीक है, उसके 1-2 महीने बाद उसको नॉर्मल उसका शरीर ढलने लग जाता है, फिर उसको नॉर्मल चीज़ें हम देने लग जाते हैं। लेकिन जन्म के बिल्कुल समय उसे गर्म कपड़े ही ज़्यादातर पहनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन में दुर्घटनाएं और घटनाएं। वृद्धि और विकास उसके जीवन काल में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं और दुर्घटनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। कभी कभी एक छोटी सी चोट या एक घटना उसके जीवन में संपूर्ण विकास पाठ्यक्रम को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दुर्घटना में बच्चे का तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, मेरे ख्याल से तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे जो होता है ना कि हमारी जो मेरे ख्याल से इसमें होता है ना कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है ना, वो हर बीमारी से हमें अवगत कराती है। मान लो हमें कोई बीमारी हो जाती है तो दोबारा हमें पहली बार कोई बीमारी होगी तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, लेकिन दूसरी बार अगर हमें वही बीमारी हो जाती है तो हम जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है ना वो उस बीमारी से को पहले से फेस कर चुकी होती है, तो जल्दी से उस बीमारी से बाहर हमें निकाल देती है। तो तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मुझे इसको इंग्लिश में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसको। नेक्स्ट है, तो उसके मानसिक विकास में बाधा जो है डल सकती है और यह अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है कि हमारे डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड भी हैं। ये अगर एक चीज़ में कमी होती है तो बाकी सब में भी ऑटोमेटिकली कमी हो ही जाती है। नेक्स्ट है
भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता, चिकित्सा देखभाल और पोषण। तो इसमें मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूँगी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको भौतिक वातावरण यानी कि आपका जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है, वो भी आपके डेवलपमेंट पे बच्चे के बहुत ही प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में पैदा हुए हो तो आपका बच्चा वैसे ही शरीर को ढाल पाएगा। आप अगर हिमाचल के ठंडे माहौल में पैदा हुए हो तो आपका बच्चा काफ़ी गोरा कलर का होगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हिमाचली जो लोग हैं वो गोरे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बाहर का वो वैसा ही है। तो वो वैसे ही होते हैं, क्योंकि हर एरिया के अकॉर्डिंग आपकी शक्लें और कलर भी सब कुछ अलग अलग ही होता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा। तो आपका वातावरण कैसा है वो भी डिपेंड करेगा। फिर है चिकित्सा देखभाल। सिंपल सी बात है, मेडिकल फैसिलिटी आपको कितनी मिली है, किस हद तक मिली है, वो भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। ठीक है। और पोषण की तो बात है ही है कि आपको आफ्टर बर्थ जो है बच्चे को कि कितना खाना मिला है, कितनी मात्रा मिला है, अच्छा वाला मिला है, नहीं मिला है, तो वो भी आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो खाना नहीं मिलता जो उनके लिए सही है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने ऐड भी देखी होगी कि बच्चों का पेट भरना तो ईजी होता है, लेकिन पोषण वाला पेट भरना बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी खा लेंगे, हमारी भूख मिट जाएगी, लेकिन हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सिर्फ उसी खाने से मिलेगा जो खाना हमारे लिए सही है, बच्चे के लिए सही है। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है, और फिर 6 महीने के बाद उसको सीधा ही रोटी नहीं खिलानी है कि हाँ जी अब तो उसका 6 महीने पूरे को रोटी खिला दे। उसको रोटी नहीं खिलानी है, उसको थोड़ा थोड़ा दलिया और जो खिचड़ी होती है ना, मिक्सर जो वेजिटेबल है वो भी डाल के आप खिला सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा रोटी के ऊपर जा सकते हैं ना। तो यही चीज़ है इसमें। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, अवसरों की गुणवत्ता। तो सिंपल सी बात है कि आपका सोशली और कल्चरली किस तरह से बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभावित करता है। क्योंकि अगर घर का माहौल आपको बच्चे का मेंटली बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही स्ट्रेस फील करेगा, और वो आप उसकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर डालेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ देगा, पर सिंपल से बताते भी कहते हैं ना कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं, खाते पीते नहीं है, बहुत ही सोचते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अंदर प्रभावित करता ही रहता है। फिर है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑफ कोर्स हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे कि मैंने बोला कि सोशली कैसे रिलेशन बच्चे के हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी प्रभावित करेगा। क्योंकि कोई परिवार गरीब है तो क्या है, पैसे नहीं है तो अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कोई फैसिलिटी नहीं है, रहने सहने की कोई जगह नहीं है, तो बच्चा कहाँ से अपनी ग्रोथ को कर पाएगा। प्रदूषण की बात तो सिंपल सी बात यही है कि अगर एक बच्चा पैदा ही वैसे वातावरण में हुआ है जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, इतना पोल्यूशन है, तो उसको दमा की जो प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम है, वो बचपन से स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा लंबी उसकी आयु भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बीमारियों के साथ में रहेगा और जल्द से बीमार हो जाएगा और फिर वो चल बसेगा। तो प्रदूषण वाले माहौल में हमें बच्चे को कभी नहीं रखना है। ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश करिए ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से, लंबी आयु हो उसकी, अच्छी एज हो, अच्छी खासी तरीके से वो लाइफ को जिए। तो अगर प्रदूषण वाला माहौल है तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है। उसके बाद पोषण वाला तो नेक्स्ट फिर से वही पॉइंट है कि कोई भी बच्चा हो तो उसको पोषण अच्छा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाना है। उसके बाद भी बच्चे अगर खेलते हैं तो खेल के बीच में भी ज़रूर आप बच्चे को रोकें और उसको खाना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो बहुत ही खुश है तो उसे मैं खेलने दूँ, लेकिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको रोको, उसको खाना खिलाओ, फिर उसको खेलने के लिए भेजो या काम करवाओ। ठीक है। तो उसको खाना प्रॉपर देना है, और ये ऑफ कोर्स माँ पापा या घर में जो भी बड़े होते हैं उसका ख्याल रखते हैं, डांट पीट के बच्चे को खाना ज़रूर खिलाते हैं। क्योंकि आप कितने भी खुश रह लो, खाना नहीं खाओगे तो बॉडी कहीं भी आपके काम नहीं आने वाली है। ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है। बाकी कंक्लूजन कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो वहीं पे कवर हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।